मैं एक थाने में सब इंस्पेक्टर था और औरत का आदमी अगवा हो गया था, तो उसने मेरे सीनियर इंस्पेक्टर को और मेरा जीना हराम कर रखा था। वो औरत रोज थाने में आ जाती और हंगामा खड़ा कर देती कि मेरे आदमी की तलाश करो। मैं इस केस में शामिल था। मेरा पूरा शहर छान मारा था। मैंने उस आदमी का कहीं पता ना चला। अब मुझे डर था कि कहीं अगर उस औरत ने आदमी ना मिला तो वह हमारी नौकरी ही खत्म करवा देगी, क्योंकि उसने धमकी की थी कि एक दिन चुपके से हम लोग उसके घर में कुछ पता करने के लिए, मगर जैसे ही उनके घर पहुंचे हमारी जान निकल गई, क्योंकि वो औरत तो मेरा नाम पारस है। मेरी उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी जब मैं थाना मेरठ में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। मुझे उस थाने का माहौल देखकर बड़ी परेशानी होती। उस थाने में पूरा बिगड़ा हुआ था। मैं और कोई किसी बात नहीं सुनता था। हवलदार से लेकर एसपी के पद पर बैठे लोग जब तक लोग रिश्वत नहीं लेते उनका कोई काम नहीं करते। लेकिन मेरे अंदर एक आग ही जज्बा था। मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं, उनकी शिकायतें सुनूं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। मैं किसी भी रिश्वत नहीं लेता था। इंस्पेक्टर विनय भी मेरे इस जज्बे से बहुत खुश है। दरअसल वो खुद ही एक बहुत अच्छे इंसान थे। इस थाने में वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मैंने लोगों को हमदर्द देखा और मैं अक्सर उनके साथ रहता। वैसे भी सब इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी ज्यादातर उन्हीं के साथ लगा करती थी। एक दिन सुबह 10 बजे का समय था। हम सुबह ही चाय पी रहे थे कि बाहर से किसी औरत ने रोने की चिल्लाने की आवाज है। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत अपना सीना पीटते हुए अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवलदार उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था कि ये समय शिकायतों का नहीं है। थोड़ी देर के बाद तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाकर उस औरत को अंदर ले आओ। मैंने उस औरत को अंदर आने का कहा तो उस औरत ने को मुझे तसल्ली हुई और वो हमारे सामने हंसती हफ्ती कांपती हुई कुर्सी पे बैठ गई थी। और उस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी हालत वाकई बहुत ही परेशान करने वाली थी। वो औरत शादीशुदा थी। उसका ज्यादा ज्यादा उम्र नहीं था, यही कोई 22-23 साल की उम्र होगी। मैंने कहा, मैडम जी क्या हुआ आपको, आप इतना क्यों रो रही? वो औरत रोते हुए बोली, मेरी नई शादी हुई है लेकिन मेरा पति 1 महीने से घर नहीं आया। मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, कहीं मेरे आदमी को कुछ हो ना गया हो। दुश्मन भी बहुत थे। मुझे लगता है कि किसी ने जरूर उसके अगवा कर लिया है, या फिर भगवान ना करे। इतना कहकर वो औरत और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी बहुत परेशान हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे चुप कराने का इशारा कर दिया। वो औरत अब रो रोकर थक चुकी और इंस्पेक्टर साहब ने उसे कोई हमदर्दी ना दिखाई थी, तो वो बड़ी परेशान होकर उसने उन्होंने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से पांव पर उस औरत के देखा तो बोला, ठीक है मैडम, आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करा लेते हैं और फिर अपनी खोजबीन पूरी करके आपको थाने बुला लेंगे। बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। फिलहाल आप अभी अपने घर जाएं। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बावजूद वो औरत फिर से अपना सीना पीटने लगी। आप नहीं जानती मैं कितना परेशान हूँ। आप मेरी मदद करें तभी मैं यहाँ से आ जाऊंगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊंगी। सबको कहूंगी कि पुलिस वाले मेरी कोई भी मदद नहीं करते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से उसने हमसे थाने से बाहर निकाला। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, इस औरत पर खास ध्यान रखना। ये औरत बड़ी चालाक लगती है। उसका आदमी न मिला तो ये हमारी शिकायत भी लगा सकती है। मैं इस केस में खुद देखूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, आज शाम को ही हम इस औरत को खबर दिए बगैर इस औरत के घर चलेंगे। तुम इस औरत के बारे में पता लगाओ कि ये किस किस्म की मोहल्ले से आई है। मैंने बाहर खड़े हवलदार से कहा कि इस औरत का पीछा करो। वो हवलदार उस औरत के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर उस औरत का अता पता बताया कि वो कहाँ रहती है, और उस औरत का मकान नंबर भी चल गया था। छानबीन करने के बाद पता चला कि सच में उसकी नई शादी हुई थी, लेकिन हुलिये से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बरसों की बीमार हो। फिर शाम को समय इंस्पेक्टर विजय ने मुझसे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, तैयार हो जाओ, हम उस औरत के घर चलेंगे। फिर उस औरत ने वर्दी में हम उस औरत के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो आसपास के लोग आकर हमें शक भरी नजरों से देखने लगे। उन्होंने लगा कि न जाने हम किस मकसद से आए हैं। तब मैंने उस औरत के पड़ोसी से पूछा, क्या आप इस औरत को जानते हैं? ये कौन है? उसके साथ आखिर क्या हुआ था? ये बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और अपने कानों में हाथ लगाते हुए कहने लगा, भगवान बचाए ऐसे इंसानों से। ये तो पति पत्नी सारा दिन और सारी सारी रात लड़ते रहते हैं। भगवान ही जानता है कि इन्होंने तो मोहल्ले का सुकून भी बर्बाद कर दिया है। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, लेकिन इस औरत ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका आदमी अगवा हो गया है। मेरी बात सुनकर वह आदमी बोला कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानते।
हमें यही तो पता है कि इस औरत और उसके पति ने हमें बड़ा तंग करके रखा था। दिन रात आवाज़ें आती रहती थी। लोगों को कितनी बार मना किया कि अपनी लड़ाई अपने तक रखो, मोहल्ले के सुकून को बर्बाद मत करो। मगर जब इनका मन होता है लड़ने बैठ जाते हैं और इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख के से लड़ते हैं। मगर मजाल है जो ये लोग किसी की बात सुने। बूढ़ा आदमी कहकर चला गया, लेकिन मेरे पास सोचने को एक और वजह आ गई थी। मैं इतने में उस औरत का दरवाज़ा खोल दिया। उस औरत की आंखें लाल सूजी हुई थी। वो तो अब भी रो रही थी। उसने उस औरत से के अंदर आने की अनुमति ली। उसने हमें घर के अंदर बुला लिया और हम घर के अंदर आ गए। घर के अंदर जाकर इंस्पेक्टर विजय ने घर का पूरा जायजा लिया तो वो औरत डरी हुई थी, निगाहों से हमें देख रही थी, जैसे उसे किसी बात की पता चल जाने का या डर महसूस हो रहा था। वो औरत कहने लगी, आपको क्या मिलेगा? मेरा आदमी गुम हो गया, आप अब उसे ढूंढते क्यों नहीं, बल्कि आप मेरे घर क्या लेने आए हैं? इंस्पेक्टर विजय ने घूर कर उस औरत को देखा तो वो चुप हो गई। लेकिन उस जब अब मुझे उसमें शब्द ही अजीब लग रहे थे। अपनी परेशानी भूलकर उसे हमारे घर आने की फिक्र लग रही थी। वो बार बार हमें घर से जाने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर विजय ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैडम आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चली जाए, हमें अपना काम करने दे। इंस्पेक्टर विजय विनय की बात सुनते ही उस औरत के हाथ पांव ठंडे हो गए। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊं मैं? ये क्या कोई चोर हूँ? ये मेरा घर है, मैं अपने घर से बाहर क्यों जाऊं? इंस्पेक्टर विनय ने कहा, मैडम आपको थोड़ी देर के लिए चुप होना पड़ेगा, या तो आप फिर बाहर चली जाइए वरना हमें दूसरे तरीके से भी आता है। इंस्पेक्टर विनय ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा तो वो औरत घबरा गई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगी, घर में 100 समस्या होती है, मैं अपना पूरा घर आपके हवाले कैसे छोड़ दूं? आप अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर विनय ने कहा कि और मुझे लेकर घर से बाहर गए। मैंने उन कहा, इंस्पेक्टर साहब क्या कहा, यहाँ ये क्या किया आपने? आप उस औरत से कहने लगे, आ गए, अच्छा था कि हम घर की तलाशी लेते। आखिर वो औरत हमें घर पर अकेला छोड़ने के हिचकिचा क्यों रही थी? वो कहने लगी, तुम नहीं समझते, मैं उस औरत को आजमा रहा था। उसके व्यवहार से पता चल रहा था कि उसे परेशानी डर दस बात की है। इसे हमें किसी सच का पता ना चल जाए। अगर ये परेशान होती, अपने आदमी की याद या तड़प रही थी, तो अपनी परेशानी में इंसान अब इतनी बातें नहीं सोचता कि घर खुला पड़ा है या फिर घर किसी के हवाले कर दिया जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब तुम सब्र करो और देखो मैं उस औरत का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तो मुझे समझ नहीं आया कि वह करना क्या चाहते हैं। खैर अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए। वो औरत अभी शायद ये सोचकर चुप हो गई होगी कि उसके आदमी की खोजबीन करने की उसका सच खुलकर सामने आ जाएगा, इसलिए उसने दोबारा हमसे संपर्क नहीं किया था। लेकिन वो औरत इंस्पेक्टर साहब की नज़रों में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि तुम अपने कपड़े बदलो, हम भेष बदलकर उस औरत के घर जाएंगे, देखने क्या कहती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और पैंट शर्ट पहनकर आ गए। इंस्पेक्टर विजय भी अपनी वर्दी उतारकर पैंट शर्ट पहन चुके थे। हम दोनों उस औरत के घर वाली गली पहुंचे थे कि वहां जाकर देखा तो अभी तक लोग जागे नहीं थे। सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर विजय ने मुझे घर के बाहर ही रुकने को कहा और खुद उस औरत के घर में आसपास की जायजा लेने लगे। मैं देख रहा था कि वह कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब उस चिट्ठी को देखते ही चौंक गए और कहने लगे, जाओ जाकर थाने लेडीज पुलिस और कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर आओ, हमें अभी भी के अभी इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन सर अभी तो इस औरत पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, फिर हम इस औरत को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने सारे हैरत से पूछा। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, जितना कहा है उतना सुनो। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और ये बात तुम्हें पुलिस में सारी जिंदगी में काम आने वाले। इंस्पेक्टर साहब ने जानबूझ के मुझके लिए कह दिया। मैं जल्दी से थाने पहुंचा। पुलिस की जीप मंगवा कर कुछ पुलिस कर्मियों को इकट्ठा करिए और कुछ लेडीज पुलिस को साथ लेकर वापस उस गली की तरफ चला गया। पुलिस की गाड़ी देखकर सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आए और उस औरत के घर के बाहर जमा होने लगे, मानो कि कोई तमाशा लगने लगा हो। इंस्पेक्टर साहब ने उस औरत को आंसुओं की परवाह न करते हुए लेडी पुलिस को हुक्म दिया कि उस औरत को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में डालो। वो औरत पहले ही काफी माफी मांग रही थी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। फिर बाद में जोर जोर से रोने लगी। फिर बोली, मेरा पति गुम हो गया और तुम लोग मुझे ही गिरफ्तार करके ले जा रहे हो बजाय मेरी मदद करने के। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी एक न सुनी और उस औरत को पुलिस जीप में बैठा लिया गया। थाने पहुंचकर मैं बेचैन थी कि कब इंस्पेक्टर साहब उस औरत के केस के पर्दा उठाते हैं, लेकिन उसकी तो नौबत नहीं ही नहीं थी।
दिल्ली पुलिस ने उस औरत को दुर्गति बनाना शुरू कर दिया पर उस पर बुरी तरह मार पीट रही थी, जहां तक कि वह अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई और फिर उसने खुद ही कह दिया कि वाकई उसने खुद ही अपने आदमी को मार दिया। और अब मैं आपको एक एक सब सच बताऊंगी। और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उस औरत ने हमें बताया कि हम दो बहनें थी, मेरा नाम मालिनी और मेरी बड़ी बहन का नाम शालिनी था। हम दो बहनें थे, हमारा कोई भाई और बहन नहीं था। भाई नहीं था, मेरा माँ ज्यादातर बीमार रहती थी और पापा के एक वर्दी की दुकान थी। पापा ज्यादातर वर्दी की दुकान पर ही बैठे रहते थे। हम दोनों बहनों आसपास से बहुत प्यार करते थे। शालिनी दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मैं अपनी दीदी के बिना नहीं रह सकती थी। शालिनी दीदी भी की शादी 2 साल पहले हो गई थी। जब शालिनी दीदी की शादी हुई थी तो उन दोनों में 19 साल की थी। जब शालिनी दीदी दुल्हन बनकर घर से चली गई तो उनके जाने के बाद मैं घर में अकेलापन महसूस करने लगी थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर में बड़ी रहती थी और पापा दुकान पे होते और कोई भाई नहीं था, अकेले ही घबराता था। मेरी उम्र अब भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फोन करके कहती कि तुम अपने हमारे घर आ जाया करो, मगर उसका भी अपना घर था, वो कब तक हमारे साथ रहती। हफ्ते में 2 बार आ जाती थी। अकेलेपन अब मुझे डसने लगा था। अकेलेपन की वजह से अब मैं बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन मालिनी दीदी हमारे घर आए तो कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो कुछ दिन, मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी तबीयत भी बदल जाएगी, तुम्हारी तबीयत सुधर जाएगी, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। शालिनी दीदी की बात मुझे सही लगी। मुझे तो उसके घर बैठे भी अच्छा लगता था और वो उनके पति पारस अकेले ही रहते थे। घर की किसी कदर का कोई शोर शराबा नहीं होता था और जाकर मैं अपनी दीदी में खूब गपशप कर सकती थी। भगवान की करनी थी कि मैं जिस दिन दीदी के घर गई उसी दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो सर में जा लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा पारस के उनका बहुत ख्याल रखता था, वो हर चीज समय पर लाते और कहती कि अपनी दीदी को बनाकर खिलाओ, मैं उसे बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का समय था और दीदी साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नींद आ गई। वो सोचने लगी कि अपने कमरे में जाकर सो जाए या फिर दीदी के पास ले जाऊं। फिर यह सोचा कि रहने दो, ठीक नहीं है, जीजा क्या सोचेंगे। और मैं अपने कमरे से बाहर निकली तभी मैंने देखा बाहर खड़े पारस को देखकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि उसकी नजरें आज बदली हुई लग रही थी। मैंने उनको उन उनमें उनसे कोई बात नहीं की और तेजी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में बैठी तो मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी मुझे दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा दिल कांप रहा था। मैंने उठकर खोल के देखा तो बाहर रमेश खड़े थे। अच्छा नहीं लगता कि वो बाहर से खड़े रहे। मेरे दिमाग में आया कि कहीं दीदी की तबीयत खराब ना हो गई, इसलिए मुझे बुलाने आए हो। तब मैंने कहा, जीजा जी क्या बात है, आपको क्या मुझसे कुछ कहना है। वो बोले, हाँ तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो पारस ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी ये हरकत देखकर मैं परेशान हो गई कि भला कोई जीजा अपनी साली के साथ ये हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा, जीजा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, सम्मान। दीदी बीमार है, यहाँ उनकी सेवा के लिए आई हो, मगर उनके ऊपर तो कोई ऐसा भूत सवार था। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उनको धक्का देकर जोर से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मेरे जीजा तो बुरा हाल हो गया था गुस्से के मारे, क्योंकि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ जो मारा था। दीदी बेचारी दवाइयों के असर में थी, इसलिए शायद इन शोर शराबे में सुन ना सकी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ से एक बार भी नहीं रुकना चाहिए, फौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मैं मालिनी दीदी के पारस की हकीकत भी बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकती थी, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बहन की हालत बहुत खराब हो गई थी। सुबह सुबह मेरे जीजा जी ने उन्हें गर्म दूध का गिलास और कुछ दवाइयाँ भी दी, मगर उसके बावजूद उनकी खांसी और बुखार में कमी नहीं हो रही थी। दीदी को देखकर मेरा कलेजा कटने लगा। कुछ ही दिनों में मेरी दीदी बहुत कमजोर हो गई थी, उनका चेहरा पीला पड़ने गया था। दीदी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। शाम को जीजा जी दीदी के लिए दवाई ले आए और मैंने उन्हें दवाई खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। दीदी को भी नींद आ रही थी। जीजा ने मुझे रास्ते में रोका लिया, कहने लगे, मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करता हूँ, तुम्हारी बहन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी माँ बाप मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो वो कहने लगे कि पहली बड़ी बेटी की शादी करेंगे, फिर उसके बाद छोटी बेटी की शादी करेंगे। अभी तो हमारी छोटी कम उम्र है, इसलिए उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे शुरू से पसंद थी। रमेश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार थी और रमेश से पीछे छुड़ाकर अपने कमरे में आ गए और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके लेट गए। अगले दिन मेरी बहन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई, तक कि उन्होंने अस्पताल में ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि दीदी ने बहुत बड़ा सदमा दिल को लगा लिया है और इसी सदमे के कारण वह बीमार पड़ गई। बुखार परेशानी की वजह से आ गया था। यार, दीदी पैरालाइज होने की भी चांस है। इसके अलावा मेरी दीदी को डायरिया भी हो गया।
सब सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरी मम्मी-पापा और भी अस्पताल पहुँच गए थे, लेकिन उसकी शाम दीदी हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। इस खबर में तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया था। उस दिन मैं दहाड़े मार-मार के रो रही थी। मैंने सोचा नहीं कि मेरी दीदी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएँगी। मेरा तो सब कुछ मेरी दीदी थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने दीदी के साथ ही टाइम गुज़ारा था। दीदी मेरे सबसे सारी बातें कर लिया करती थी। बचपन से लेकर अब तक दीदी ने मेरा साथ बहुत दिया था। मेरी माँ हमेशा ही बीमार रहती थी। मेरा ज़्यादा समय मेरी दीदी के साथ गुज़रता था। मैंने सोचा अब शायद मैं इस पारस जैसे आदमी को कभी मुँह नहीं छो अच्छे दोस्त भी थे। मैं उनके अपने दिल की लगाऊँगी। ऐसी घटिया इंसान से मुँह लगाने की भी तुक ही नहीं था। मैं तो अपनी दीदी की वजह से इस घर में रुकी हुई थी, लेकिन अब बस इस घर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे-ऐसे मोड़ पर आती है कि जिसे इंसान ने सोचा नहीं होता। उस शाम मेरी मम्मी-पापा घर पे नहीं थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा पारस खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही डर गई थी। मैं कहने लगी कि मैं तुम्हें कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन पारस ने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और एक बात करके मैं चला जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं समझ गई थी कि इस घटिया इंसान को मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र किया। चुप रही क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तब पारस ने बड़े ही ठहरे हुए शब्द से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना होने के अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी दीदी की मौत। अब अगर तुम इनकार करोगी तो सोचो अब क्या आगे हो क्या सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पारस इस कदर गिर सकता है। ना जाने इसकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं इसके कहने के अंदाज को देखकर मैं डर गई थी। मैंने उसे आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी। अब मुझे पारस की कोई डर नहीं था। अगले दिन 2 दिन से हमारा जवाब मालूम की करने की कोशिश करी तो मैंने साफ-साफ कह दिया, तुझे मुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं ना ही तुझसे शादी करना चाहती, ना तुझे जो करना है वो कर ले। मेरी बात का पारस का कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे माँ-बाप से मेरा रिश्ता माँगा और न जाने उन्होंने क्या बात की कि मेरे माँ-बाप शादी के लिए मान गए और मेरी रज़ामंदी के खिलाफ ही मुझे पारस के पल्ले बाँध दिया। मैंने अपने माँ-बाप को समझाने की लाख कोशिश की कि पारस अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत गंदी है, वो पहले भी मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल चुका है, लेकिन मेरे माँ-बाप ने मेरी एक ना सुनी और ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। मगर मैं क्या करती, पारस जैसे घटिया इंसान के साथ मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। और फिर पारस पे मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा ही रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जब उसका मुझसे मन भरने लगा तो उसका व्यवहार मेरे साथ खराब होने लगा। शादी के कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे माँ-बाप को धमकाकर मेरे से शादी करने की थी। अब पारस का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझसे हँसकर बात भी नहीं करता था। हर समय मुझे ताने देता था और मुझ पर शक भी करता था। वो एक दिमागी मरीज बन गया था। मैंने एक दिन उसे पीछा छुड़ाने के लिए सोचा और ये भी समझ गया कि पारस ने ही मेरी बहन की जान ली। और ये बात तो उसने खुद अपने मुँह से बोल दी थी। उस दिन जब उसने कहा कि तुम्हारा इनकार की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल चुकी है, तब मैं उसे पूछा कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? तब उसने साफ शब्दों में बोल दिया था कि तुम्हारी बहन का मैंने गलत दवाई दी थी, जिसकी वजह से बीमार रहती थी, उसी दुनिया से चली गई और मेरा खून खौल उठा। मैंने बर्दाश्त ना करे और फिर मैंने उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए बारे में सोच लिया और फिर मैं अपने प्लान का सोच विचार करने लगी और फिर मैंने अपने दीदी का बदला ले लिया। उस जैसे घटिया इंसान को यही सजा थी। मैंने उसे अपने आंगन में ही डालकर गड्ढा खोलकर डाल दिया। उस औरत की कहानी पूरी हो चुकी थी। ये कहकर उस औरत ने नफरत का फंश का थूक दिया था। इंस्पेक्टर विनय ने उस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया। मैंने बैठकर उसकी फाइल बनाने लगी। मैंने कहा, सर मैं एक सोच रहा हूँ कि आखिर उसको पता कैसे चला कि ये औरत ही अपने आदमी की कातिल। इंस्पेक्टर विनय कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी थाने में गुजारी है और मैं जानता हूँ कि किस इंसान की बात करने का मतलब और अंदाजा क्या होता है। मैं बिना बताए उस दिन उस औरत के घर चला गया और सब अपने शब्दों में उस औरत के बाद की गई कि एक से घबरा गई। मैंने जैसे ही उसने मुजरिम घबरा जाता है, लेकिन फिर मैं इसीलिए चुप रहा कि अभी तक कोई सबूत मेरे हाथ नहीं लगा है। सच पूछो तो मैं हिम्मत रोकने लगा था क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ इस औरत के घर गया तो मुझे याद आ गया। मैंने दीवार पर एक चिट्ठी देखी और तुम्हें इस औरत की गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यह खास किस्म की चिट्ठी है जो सिर्फ वहाँ पर जाती है जहाँ कहीं इंसान लाश दबे होती है, और ऐसी चिट्ठियाँ ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था, वहाँ पर मैंने इस तरह की चिट्ठियाँ देखा था, इसलिए मुझे मालूम था कि कब्रिस्तान की चिट्ठियों में और हमारे घर की चिट्ठियाँ बहुत अंतर होता है। कब्रिस्तान की चिट्ठियाँ हमारे घर की चिट्ठियों में एकदम अलग होती, इसलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चिट्ठी औरत के घर की दीवार पर देखी तो समझ गया कि यह आसपास की है, कोई मुर्दा दफन है। और सब में ऐसा ही हुआ। उस औरत की जगह बताने पर आंगन को खोद गया और वहाँ के उसके आदमी लाश को निकाल लिया। उसके बाद उस औरत को कानून की तरफ से सजा दी गई थी, क्योंकि इंसान के साथ जितना भी बड़ा जुल्म हो क्यों ना हो जाए, उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। थाने में ये पहला केस है, इसलिए मुझे वो औरत नहीं भूलती है। मैं सोचता हूँ कि गलत किसकी है, उसकी औरत को या उसके माँ बाप की, उसकी अपनी, या फिर उसकी बहन की, या फिर हमारे समाज को, जो नाजुक रिश्तों को बीच पहचान ही नहीं रख पाते हैं। सीधी आधी घरवाली है, इसे जैसी घटिया शब्दों में हमारे दिमाग में रिश्तों की पवित्रता को खत्म कर देती है। आखिर में इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।